Hello friends, everyone, Shri Keple sir, and who may so concern. First of all, I would like to thank to all of you that I am in the group of Alcohol Tech. This is my first video, so I need your love that it will be spread to whom wherever it has a need, the basic necessary, the information to be shared. So, first of all, before going ahead, I will discuss that priority. That what is the priority basically? So today I'm going to discuss about the distillation process. But prior distillation, I'm a sugar and alcohol technologist. First of all, I want to introduce myself. I have completed BTech and sugar and alcohol technology from Guru Nanak Dev University, Amritsar, with the blessing of God and respect of teachers. So today it is a first video because earlier I was running a coaching center. It is also running, but now what happened because of the COVID-19, everything, the platform is changed, the physical appearance to the computerized appearance. So that's why I'm making this video. So kindly share it as much as possible. Kindly share, subscribe and like. So what is distillation? Come to the point without ruining the time. We'll come to the point. What is the basic process? I'm just explaining the basic process. What is the basic process basically? First of all, the starch will be having 70 up to 70% starch, which will be converted polysaccharide into disaccharide into glucose molecule. What is the process basically? We would be having flour. Suppose the process I want to explain over here. First of all, ये हमारे पास मिलिंग रहता है. मिलिंग में मैश साइज बनता है 0.5, रेस्ट शुड बी 0.5 mm. तो इतना मैश साइज बनने के बाद इट गोज टू द लिक्विफिकेशन सेक्शन में वी जेनेटलाइजेशन का मतलब है वी विल लूज द बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जेट कुकर, और द टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन 90 डिग्री पे उसको जो है जेनेटलाइजेशन करते हैं द अप्रॉक्स फॉर हाफ एन आवर. देन इट गोज टू सेक्रिफिकेशन. तो कई बार क्या होता है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम की जो आरसी की लीस है वो आउटलेट को हीट ट्रांसफ़र के लिए पेची पे जोड़ दिया जाता है ताकि वो हीट जो है वो मिल सके कंटिन्यूसली. तो 90 डिग्री हैज़ टू बी मेंटेन. देन इट हैज़ टू बी सेक्रिफिकेशन मीन्स इट हैज़ टू बी डाइसेक्राइड्स. द कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड. देन आफ्टर ये कैसे कन्वर्शन होता है कि इसमें जो है कैटालिस्ट, एज ए कैटालिस्ट वी आर एडिंग कैटालिस्ट. जो कैटालिस्ट ऐड होता है इसमें, कैटालिस्ट जो है वो जो स्टेन नेम है जैसे सेक एंजाइम प्लस को ऐड कर देते हैं, जो क्या करता है अल्फा 16 को तोड़ के ब्रेक करके जो है ग्लूकोज के मोलिक्यूल को तोड़ता है डाइसेक्राइड्स में, और as much as it has to be broken down. So our liquefaction agenda aim to reduce the chain, to decrease the chain with the form of glucose. जो है उसको मैक्सिमम तोड़ के, अब बायोकेमिकल में क्या होता है, जो बायो प्रोसेस है इसका इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले ऊपर जो ग्लूकोज बन जाता है व्हेन वी विल बी हैविंग ग्लूकोज. So 1,6 and 1,4 there are two linkage. So 1,6 linkage has to be broken out. तो उसमें क्या रहता है कि ग्लूकोज हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द पायरूवेट. जो है ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है. तो पायरूवेट इट इज़ आल्सो ए बायोफॉर्म कि पायरूवेट दिस इज द जो अल्कोहल बनने से पहले ये पायरूवेट वो फॉर्म है जो कि बनना जरूरी है. देयर इज ए प्रॉपर साइकिल. द कैटालिस्ट हैज़ टू बी. अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसी स्टेज है जो कि ऐड तो होती है एज इट इज़ अपने आप को बाहर कर लेती है. तो कैटालिस्ट इंक्रीज द रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली इफ़ यू हैव अ बेटर नॉलेज यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स. आप अगर मेरे से अच्छा जानते हैं तो बिकॉज नोबडी इज़ द परफेक्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर ओवर हियर नोबडी इज़ परफेक्ट. तो आपको सबसे पहले जो है अगर इफ़ देयर वुड बी एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन add into the comment box. So first of all I will be replying according to that. So this is the first video, kindly share it as much as possible. तो जो सेक्रिफिकेशन जो होने के बाद उसको जो है आपका फर्मेंटेशन में ले लिया जाता है. फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ईस्ट है, ईस्ट तो ड्राई ईस्ट यूज़ करते हैं
50 ppm के हिसाब से एज पर द डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो है वो फर्मेंटेशन की कैपेसिटी के फर्मेंटर टैंक के अकॉर्डिंग रहता है। तो इसमें इट विल टेक 48 आवर, 32 डिग्री टेम्परेचर हैज़ टू बी 32 to 34 डिग्री टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन। को इस टेम्परेचर को क्यों मेंटेन किया जाता है? इस टेम्परेचर को इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि आपका जो है एंजाइम है उस पर काम कर सके। अब देखो एंजाइम को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब आप उसको ब्रेक डाउन कैसे करेगा कि वो जब हेल्दी होगा, ठीक है। कोई कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो कि किसी को आगे बढ़ना है तो उसको अपने शरीर को हेल्दी रखना पड़ेगा, उसके लिए हम डीएपी यूरिया ऐड करते हैं ताकि इट इज़ ए न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इट प्रोवाइड। तो सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा कि उसको जो ईट करे स्टार्ट्स ईटिंग। हमने केमिकल इंजीनियरिंग की बुक्स में पढ़ा है, कई बार सभी ने पढ़ा होगा कि वो जो है वो स्टेजेस होती हैं, लैग फेज, एक्सो रिएक्शन फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। इस तरह जो है रिएक्शन होती है। पहले तो जो एक्सो पोटेंशियल फेज है उसमें मैक्सिमम यील्ड जो है अल्कोहल की हम गेट करते हैं। तो ये जो फेज है ये ऐसे चलता है फ्रॉम द लैग लोग एक्सपोटेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। तो इस तरह जो है एंजाइम काम करता है। इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए डीएपी यूरिया एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम उसमें डालते हैं। 48 आवर के बाद हमारे पास फर्मेंटर तैयार हो जाता है। फर्मेंटर तैयार होने के बाद जो वियर वेल है, वियर वेल में 12% अल्कोहल रहेगा आपका। इट विल बी 12%। अगर ग्रेन बेस्ड है, इफ द प्लांट इज द जीएनएस बेस देन वी विल बी गेटिंग 12% अल्कोहल मैक्सिमम, और माइट बी possible if there would be a grain quality. If the grain quality would be good, you will be getting up to 30. So I just want to say over the quality of ethanol, the yield of ethanol depends upon the grain quality. किस तरह का जो है आपका उसका जो है ब्रांच साइज है, उसकी अंदर की जब वो डिस्टिलेशन कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। डिस्टिलेशन उसका मतलब डिस्टिलेशन से पहले फर्मेंटेशन एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। तो आई विल आल्सो बी टेलिंग यू दैट हाउ द फर्मेंटेशन एफिशिएंसी टू बी कैलकुलेटेड आउट। डिस्टिलेशन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी रहेगा। और इसके अलावा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ इट इज़ ए मोलेसिस बेस्ड यू विल बी गेटिंग यील्ड अप टू 11%, 10% एज पर द प्लांट टू बी कमीशन। जिस तरह का डिज़ाइन एंड ड्राइंग होगा उसी विल बी गेटिंग दैट। तो सबसे पहले देन आफ्टर इट विल बी टेकन इनटू द एनालाइजर कॉलम। सो ये वर्बली, व्हाई आई एम टेलिंग यू वर्बली, बिकॉज आई एम टेलिंग द स्टोरी बिफोर डिस्टिलेशन। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो जब ये डिस्टिलेशन में जाएगा तो डिस्टिलेशन में क्या होगा कि जैसे द वियर वेल इज रेडी, सो वी टेक अ फीड। सपोज द प्लांट कैपेसिटी इज 30 मीटर क्यूब। मैं वर्बली इसलिए बता रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाए। मान लो प्लांट की कैपेसिटी 30 मीटर क्यूब की है, हमारे पास जो है वो आपका फर्मेंटर वाश रेडी है। तो हम मान लो कि अगर पूरी कैपेसिटी का ना लगा के अगर शुरू की 27 मीटर क्यूब लगाते हैं तो डिस्टिलेशन का जो है अप्रोक्स जो है 3 मीटर क्यूब जो है वो आपका अल्कोहल निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा वेपर के साथ। इसमें 0.5% लॉसेस भी होते हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लो कि 28 मीटर क्यूब फीड लगाया है तो 3 मीटर क्यूब आपका अल्कोहल निकल गया जो कि डिस्टिलेशन में प्रोसेसन होगा। तो रिमेनिंग है जो स्पेंट वॉश है, वो जो रिमेनिंग है वो जाएगा आपका ईटीपी प्लांट में ट्रीट होने के लिए। हाँ, अगर इन केस ऑफ मोलेसिस है इट विल गो टू द बायोडाइजेस्टर में ले सकते हैं और बायो प्रोसेसेस टू मेक जो खाद बनाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिथेजेनिक प्रोसेस भी हो सकता है, और या फिर इसको इंसिनरेट भी कर सकते हैं सुखा के इवेपोरेटर में। तो ये तो एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हिसाब से चेंज रहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रहता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर वो बायोडाइजेस्टर चाहता है, मीथेन गैस बनाना चाहता है, बॉयलर में यूज़ करेंगे उसको मीथेन गैस, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो कि मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा रहती है, अप्रॉक्स 165। तो सबसे ज़्यादा मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रेफर बायोडाइजेस्टर। आप कोल की ले लो, कोल की जो है आपकी 145 तक रहती है, और बेगर से लो जो बगास से जो है वो इट विल बी अप्रॉक्स, इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू देम। I'm sorry, I'm having cold. So first of all, then it will go to the analyzer column. So analyzer out of 100, approx 70% of the 70 to 75% of the spent wash will be
gone to the other processes, and remaining alcohol from the top there is a डिगैसिफायर कॉलम लगा होता है, स्ट्रिपिंग कॉलम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जो वेपर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि बॉटम में रिवॉइलर में स्टीम भी लगा होता है। स्टीम जो रिक्वायर्ड होती है वो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है कि हमारा जो सेपरेशन है वो ऐसे हो जाए कि 78 पे फ्यूम्स और अदर गैसेस को अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो वो अब लेट कम टू द डिस्टिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेशन क्या होती है? सबसे पहले डिस्टिलेशन, द 2 or more molecule of ethanol will be separated out with the help of ethanol or other to be separated out with the help of heat. तो जब दो से अधिक मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो उसके लिए हम कौन कौन से प्रोसेसेस को लेते हैं, कौन कौन से कॉलम लगाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ एनालाइजर कॉलम। तो एनालाइजर कॉलम, डिगैसिफायर कॉलम, प्री रेक्टिफायर कम स्ट्रिपिंग कॉलम, extractive distillation column, recovery column, rectified cum exhaust column, simmering column and MSDH। तो यहाँ पे वन बाय वन आई विल बी एक्सप्लेनिंग, अच्छी से एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू वुड बी हैविंग एनी डाउट डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज आई एम टेलिंग यू बाय माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। I'm alcohol tech, M.Tech, chemical engineer, but if you would be having any doubt you can write in the comment section so that we'll be resolving there, we'll be replying you back। ये जो वीडियो है, दिस इज़ द स्पेशल सेशन फॉर दोज हु हैज़ अ गुड नॉलेज, who have a good knowledge and who want to share the knowledge, because what I believe, विद्या ददाति विनयम, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। As Kabir said that the information and knowledge has to be shared. Abdul Kalam said that if you have a knowledge, it has to be there in a book so that everybody can read. So the elder, my seniors, respected persons, please, if you would be having good knowledge better than me, you can share in the comment box so that we will be working on it, so that in India, not only India, abroad, people must be knowing what is the process basically. I'm also talking in Hindi and English so that there would be no claim of language. So language has to be in the order to मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आना चाहिए। लैंग्वेज विल नॉट बी द इशू। कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है वेदर यू नीड इंग्लिश, हिंदी और वट एवर द लैंग्वेज दैट इज डिजायर्ड। प्रायोरिटी बेसिस पे हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड इट, और हिंदी भी साथ में रहेगा। सो वट इज एनालाइजर कॉलम? सो लेट इट एनालाइजर कॉलम। सो वट हैपन व्हेन द फीड comes, it goes to as a wash, it comes to the top of the column and the vapor will go to the PRC column, and this is the revoiler. From here revoiler we provide sufficient amount or appropriate amount of the heat with the help of steam, which is a dry steam. Dry steam can be used because dry steam has a more the bleeding vapor has a more temperature. So bleeding vapor temperature would be approx up to 145 to 178 degree. It will be vary as per need. So in this column what happened, the spent wash will be withdrawn and drained to the ETP to be sent to the ETP, and the volatile compound has to be separated out. Ethyl alcohol will be separated out, and approx 45 to 50% of the ethanol vapor are condensed fed to the pre-rectified column. This is a simple process, so you need not memorize it, just try to understand. So the drawing and as per drawing and design, एनालाइजर कॉलम की हाइट जो है वो अलग अलग रहती है, किसमें 26 मीटर रहता है, किसी में 36 मीटर रहता है। So as per drawing and design and desired quantity of the ethanol KLPD plant, it can be designed. So this I'm just telling the process, what is basically the process. I will be coming with the others as well. The next is then when the feed to be come to the pre-rectified column. So what is pre-rectified column basically? रेक्टिफाइड से पहले आता है, जो रेक्टिफाइड कॉलम से आरसी से पहले आता है उसको बोलते हैं प्री रेक्टिफाइड कॉलम। So when from PRC analyzer vapor goes to the PRC, so feed as a feed it goes to the vapor when vapor goes, the bottom में क्या रहता है, स्टीम रहता है। स्टीम का टेम्परेचर रहता है पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि the approx it would be approx 120 130 और 115 as per the desired yield मीन्स सेपरेशन भी हमें इस पे जो है सेपरेशन कर देनी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि आरओ जो वाटर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका फीड आता है, वॉश आता है, वो एक पीएचई के थ्रू टेम्परेचर गेन करके आता है 65 डिग्री। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि जो आरसी की लीस जो है वो आपका जो प्लांट में जा रही है, जहाँ पे सीओडी बीओडी को रिड्यूस किया जाता है, जिस प्लांट में जाएगी, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो क्या है कि उससे पहले उसको जो है उसका टेम्परेचर रहेगा जो है अप्रोक्स मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अप्रोक्स से लेके वो जो है 60 डिग्री वहाँ पे जो हीट रिटेंशन रहता है गेन करके ऊपर चला जाता है, ताकि हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हम जो है इसकी अंडर वैक्यूम होता है, ये एनालाइजर कॉलम भी आपका जो है अंडर वैक्यूम रहेगा। और वैक्यूम इसलिए रहता है क्योंकि एक तो हमें जो है इसका जो सबसे पहले रहता है कि हमें स्केलिंग को प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारी स्केलिंग हो गई है, तो वी यूज़ वो कॉस्टिक से हम यूज़ करते हैं, हमें पता लग जाता है कि यील्ड नहीं आ रही है, तो हम कॉस्टिक भी यूज़ करते हैं, रिड्यूस द एफिशिएंसी, एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो तो वहाँ से जो है गेन होके पी रेक्टिफाइड में आएगा। एंड द फ्यूजल ऑयल जो है, फ्यूजल ऑयल यहाँ से एफ अलग हो जाएगा, फ्यूजल ऑयल अलग हो जाता है। फ्यूजल ऑयल जो है आपका लाइट फ्यूजल ऑयल और हैवी फ्यूजल ऑयल, इसमें एमाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, ऑल द अदर अल्कोहल विल बी सेपरेटेड आउट। ठीक है, वो जो सेपरेटेड हो जाएंगे, और जो इसका ड्रा है विल बी टेकन आउट फ्रॉम द मिडल, मिडल से ड्रा लेंगे। ठीक है, और ये अंडर वैक्यूम के अंदर ऑपरेट किया जाता है। और स्पेंट लीस जो है, स्पेंट लीस जो निकलेगी वो डीएम वाटर प्लांट में चली जाती है। डीएम वाटर प्लांट से पहले वो ईटीपी प्लांट पे जाता है, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है, वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स। तो उसमें जाता है, तो अप्रोक्स जो ये एसिडिक होता है, एसिडिक इसकी 3 पीएच होगी, तो इतना पी जो है निकल जाता है, स्पेंट लीस जो है वो अलग हो जाता है। So this is the basic process I'm telling. This is the first video. Please try to share with everyone so that everyone would be having a good knowledge. So rectified column. Then what happened before rectify करने से पहले I want to tell you that what is the process from the PRC. The PRC draw goes to ED. ED में क्या रहता है, 1:9 का जो है वो पानी मिला के जो RO वाटर है उसमें डाला जाता है, ताकि जो बॉन्डिंग है, जो आपका ब्रेकेज एक्सट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके, उसको डिल्यूट करके जो उसमें फ्यूम्स रह गए हैं, इथेनॉल के पार्टिकल रह गए हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के हैं वो सेपरेटेड हो जाए। तो क्या रहता है, इन द कॉलम डीएम वाटर इज यूज्ड एज एन एक्सट्रैक्टेड टू डिल्यूट रेक्टिफाइड स्पिरिट। Water is added to change the relative volatility of a desired component to obtain the product of the clear smell. So इसमें स्मेल का इशू, स्मेल का भी आया कि कैसे हम जो है सिंक करके देख सकते हैं, बिकॉज हम सैम्पलिंग करते रहते हैं। जैसे 168 ओपी ओवर प्रूफ है, तो मतलब वो 96-97 के करीब होगा, तो इसमें पता चल जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, 65 है, 62 है। तो वी विल बी डूइंग कंटिन्यूसली एनालिसिस सो दैट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी रिड्यूस। तो इसमें क्या रहता है कि इट इज ऑपरेटेड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तो वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज द 750 mm नेगेटिव प्रेशर। वैक्यूम क्या है, नेगेटिव प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर को लेके जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो 100 डिग्री से, जो 100 डिग्री के पास जो ओपन में हम कर सकते हैं। तो इसमें हम वी विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको जब हम टेम्परेचर देंगे, अब जो जो इसका बॉटम है, बॉटम प्रोडक्ट इज फेड टू द सिमरिंग कॉलम ऑफ द फर्दर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से बॉटम प्रोडक्ट है इसका, ईडी का बॉटम है, जो ईडी का बॉटम है वो सिमरिंग में चला जाता है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और जो टॉप वेपर है वो जो है, हम जो एक्स्ट्रा डिस्टिलेशन ईडी के टॉप वेपर हैं वो हम आरसी में ले लेते हैं। अब आरसी पे आते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, द कॉलम ऑपरेट अंडर एलिवेटेड प्रेशर, प्रेशर में ऑपरेट कर सकते हैं, पर एज पर डिज़ाइन कंपनीज क्या करती हैं कि एज पर कस्टमर के हिसाब से इसको चेंज कर लेती हैं। तो सबसे पहले द कॉलम ऑपरेट अंडर एलिवेटेड प्रेशर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, फर्स्ट अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉलम। तो यहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट, जो फर्स्ट अल्कोहलिक, पीछे से तो हमने क्या किया कि वहाँ पे इसका जो टॉप वेपर को जो है वो हमने रेक्टिफाइड में डाल दिया, ईडी के टॉप वेपर को जो हमने जो है रेक्टिफाइड में डाल दिया। द बॉटम ऑफ रेक्टिफाइड बॉटम स्पेंट लीस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे रिटेंशन लगता है फर्मेंटेशन का, एक तरफ से स्पेंट लीस आता है, ठीक है, वो प्लांट में जा रहा होता है ईटीपी में, और दूसरी तरफ से आपका लिक्विफिकेशन का जो आपका स्लरी बना हुआ जो प्रोडक्ट आता है उसको जो है दोनों को रिटेंशन दिया जाता है। यहाँ पे
टेंशन मीन्स के टेम्परेचर केन के लिए 90 डिग्री मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे स्टीम जो है एज़ पर डिज़ायर क्वांटिटी रहती है, बिकॉज प्रोसेस में क्या रहता है, स्टीम जैसे मान लो कि जो प्लांट है वो ऊपर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जितनी स्टीम लगनी है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मान लो 40 KLPD प्लांट है, 60 KLPD प्लांट है, तो 60 KLPD में जो है 10 टन का जो है बॉयलर सेटअप किया जाता है। 40 KLPD है तो आपका जो है लगभग अप्रॉक्स 10 से ज़्यादा ही सेटअप किया जाएगा लगभग, तो जो ताकि है जो है टरबाइन पे प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके 3 मेगावाट 2 मेगा एज पर द डिज़ायर क्वांटिटी। देन द बॉटम निकला फ्यूजल ऑयल एंड टेक्निकल अल्कोहल। जो टेक्निकल अल्कोहल है वो अलग कर लिया जाता है रेक्टिफाइड से, आर ड्राउन फ्रॉम द कॉलम, तो जो है कि आपका FOC कॉलम में चला जाता है। और जो स्पेंट लीस है और रिवाइलर भी है होता है यहाँ पे, रिवाइलर एज पर हम जो है मान लो कि सेपरेशन नहीं हो रहा है तो 130 135 के करीब जो है टेम्परेचर मेंटेन करते ही है। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट all the vapors from this RC column goes to simmering, जो सिमरिंग में जाता है RC के वेपर भी जो है। अब देखो ED, देखो क्या हुआ है कि ED का बॉटम सिमरिंग में गया है, ठीक है, और सिमरिंग का जो है द कॉलम इज ऑपरेटेड अंडर हाई रिफ्लक्स एंड वैक्यूम। तो सिमरिंग कॉलम में क्या आ रहा है कि द मिथेनॉल डाई एसिटाइल मर्सेप्टेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम। देखो एक तो मिथेनॉल हो गया, इथ मिथ प्रोपोब्यूट जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वही है। मिथेनॉल जो है जो हार्मफुल है उसका हमें नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम डिस्टिलेशन बेसिकली करते हैं कि मिथेनॉल डाई एसिटाइल जो है ऐसे जो हार्मफुल होते हैं, इंजरस होते हैं, उनको अलग कर दिया जाए, द फाइनल DNA एक्सट्रैक्ट किया जाए इसके बॉटम से। अब सबसे बड़ी बात है जो RC के टॉप वेपर आए हैं, ठीक है, वो भी आपके सिमरिंग में जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आपका PRC का जो फेड हुआ था वो ED में फेड हुआ था, डिल्यूट होने के बाद वो RC में गया है, तो RC के टॉप वेपर को इसमें सिमरिंग में लिया जा रहा है ताकि प्रॉपर ENA जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। अब देखो सबसे बड़ी बात है RC के तो वेपर निकलेंगे, वो होता है टेक्निकल अल्कोहल जो है, उसको फर्दर जो है हमारा पास एक सेक्शन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही, वी हैव दिस इज द प्रोसेस द एनालाइजर कॉलम, डिगैसिफायर कॉलम, प्री रेक्टिफाइड कॉलम, extractive distillation column, recovery column, rectified exhaust column, simmering column and MSDH, that a technical alcohol has to be taken place in the MSDH। इसका होता है मल्टी जो है आप उसको सेव मल्टी सेव डिहाइड्रेशन हेड। तो डिहाइड्रेशन मतलब उसको जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए ये 8th कॉलम लगाया जाता है। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं चाहिए, 99.8% स्पिरिट चाहिए या फिर से कम 98.8 डिज़ायर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको जो है यूज़ करते हैं। सो वी हैव एक्सप्लेन्ड एनालाइजर, PRC, RC, ED। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इज सिमरिंग कॉलम। सो व्हाट इज सिमरिंग कॉलम बेसिकली? As I told you that we are extracting final ENA from here. This is what we call reboiler. Vapor are going up and this is the vapor। इसके जो वेपर है ना, मान लो कि सिमरिंग से फाइनल आउटपुट निकल रहा है, इसके वेपर जो है फिर से जो है आपका जो टॉप जो स्ट्रिपिंग कॉलम है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं ताकि दोस्त जो है वो वापस रीसर्कुलेट कर सके। और इसमें से जो 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 हमारा जो HFO LFO रहते हैं वो सारे रिकवरी कॉलम में आ जाते हैं। उसमें टेक्निकल अल्कोहल भी रहता है। टेक्निकल अल्कोहल हम फिर से जो है वो रिसाइकल में ले लेते हैं। The fusel oil along with the condensate of analyzer and ED column are fed to the column of concentration. A technical alcohol is taken from the top of the column. Fusel oil are drawn off from the upper trays. Bottom lees is drained. It is operated under atmospheric pressure। तो देख लो रिकवरी कॉलम को भी एटमॉस्फेरिक में ही हम जो है करते हैं, ठीक है। फ्यूजल ऑयल के जो है वो हम निकाल लेते हैं। अब फ्यूजल ऑयल जो है हमारे पास HFO LFO रहता है, तो हमारे पास ABC जो रहते हैं टैंक रहते हैं। रिसेप्शन में क्या रहता है, रिसीवर में क्या रहता है, आपको रिसीविंग सेक्शन का बता दूं कि एक तो हमारे पास ENA स्टोरेज बल्क स्टोरेज टैंक रहते हैं, डिपेंड करता है। मान लो कि 130 KLPD का प्लांट है तो 3 होंगे बड़े बड़े, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 2-2 ढाई लाख का जो है उनका वॉल्यूम होगा। तो छोटे जो फ्यूजल ऑयल के टैंक हैं वो छोटे होंगे, जैसे लगभग जो है उनके डाया छोटे रहते हैं, 2 भी 3-4 होंगे, तो 3 होंगे। और तो एज़ पर ये रिसेप्शन
जो रिसीवर है एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, और बॉटम लीज जो है वो एटीपी प्लांट में चली जाएगी। जैसे व्हाट आई वाज सेइंग दैट द मोलिकुलर सीव क्या होता है? मोलिकुलर सीव कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलम एंड टू सेव कॉलम पैक्ड जियोलाइट। तो जियोलाइट मींस एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो अलग नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ जो है हाइड्रेशन है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो HO के साथ लगे हुए हैं, तो OH को हटा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जियोलाइट एक कॉलम है वो लगाया जाता है, जैसे उसको मॉलिक्यूल सेल डिहाइड्रेशन कॉलम भी बोलते हैं। RS रेक्टिफाइड स्पिरिट के टॉप वेपर को इसमें डाला जाता है, कॉलम फॉर द कंसंट्रेशन एंड हीटिंग। सुपर हीटेड वेपर्स जो कि इसमें डालने के बाद जो स्टीम लगेगी इसको, और सुपर हीट होने के बाद वो वेपर जो है सेज वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन एक होता है एड्जॉर्प्शन, ऐड ऑन, किसी चीज़ का ऐड होना, एक होता है एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्व करना। तो इसके अंदर एब्जॉर्व कर लेता है वो, एब्जॉर्व करने के बाद जो हाइड्रोजन OH मॉलिक्यूल एब्जॉर्व हो जाएंगे, सेव कॉलम गेट सैचुरेटेड एंड सेकंड अंडर ऑपरेशन। तो मान लो कि हमने 3 सेव लगा रखे हैं, सेव ट्रेज होती हैं, ठीक है, उसमें जो है ऐसे एक सेव है, दूसरी है, तीसरी है। तो पहले में जाएगा वो एक्सट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे जो है वाटर जो है आपका एब्जॉर्ब हो गया, फिर दूसरा एब्जॉर्ब हुआ, फिर तीसरा, फिर फाइनल 99.6% ऑफ द इथेनॉल विल बी सेपरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ सेव एंड इट विल बी कूल डाउन एंड विल बी स्टोर्ड द इन ए स्टोरेज टैंक। तो बेसिकली अगर इफ आई विल बी टू बी कंटिन्यू विद दिस, द मॉलिक्यूल सेव डिहाइड्रेशन क्या रहेगा? मॉलिक्यूल सेव टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन। मॉलिक्यूल सेव इज नथिंग बट अ सिंथेसाइज्ड जियोलाइट, टाइपिकली 3 एंगोस्ट्रम जियोलाइट। तो एंगस्ट्रॉम द मटेरियल हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर। अफिनिटी मतलब कि वाटर को ये आसपास में नहीं लगने देता, ठीक है, और मतलब कम कर देगा, मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो 0 के करीब ले आएगा, वाटर उसमें होगा ही नहीं, सिर्फ वो आपका वोलेटाइल इथेनॉल ही होगा। तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वाटर गुड कंडीशन डिजॉल्व वाटर देन हीटेड, प्रिंसिपल इज यूज टू डिहाइड्रेट इथेनॉल। इथेनॉल को जो है, जैसे हम शुगर इंडस्ट्री में क्या रहता है कि क्रिस्टल जब बनाते हैं ना, तो उसको जो है क्रिस्टलाइन में उसको क्वार्ट्ज में डाला जाता है, फिर इवेपोरेटर में डाला जाता है अंडर वैक्यूम, तो उसको जो है उसमें से वाटर को निकाला जाता है मैक्सिमम प्रोसेस द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें रहता है कि इसमें जो है आपका जैसे डेंसिटी को मैक्सिमम मेंटेन किया जाता है, अल्कोहल की डेंसिटी जो है, प्योर इथेनॉल की डेंसिटी जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, जो कि 0.79 समथिंग होती है, ठीक है, 798 समथिंग जो है डेंसिटी के अकॉर्डिंग रहता है, इसको मेंटेन किया। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल वाटर हाइड्रोलिसिस फिल द कैविटीज ऑफ पोर इन द molecule save and potassium form of molecule save has pore size of 3 angstrom. The critical diameter of the water molecule 3.8 angstrom. Ethanol is 4.4. तो ये इन्होंने बताया कि कितने एंगोस्टम जो है वो इतना साइज रहना चाहिए इस मॉलिक्यूल का। तो 4.4 एंगोस्टम और 3.2 वाटर का रहता है। तो क्या है कि 3.2 जो है वो अलग रहता है, हो जाता है, उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, एड्जॉर्व कर लिया जाता है, और 4.4 एंगोस्टम जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस में चला जाता है। तो क्या रहता है कि इफ यू विल गो टू द केमिस्ट्री, डाइपोल आपने देखा होगा कि डाइपोल जो है लविंग अट्रैक्ट्स एंड हेटिंग डिस्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रोसेस है। द वेपर फेसिस गैसेस वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग डाइपोल, दे आर drawn into the pores and condense at the wall of the pore. The ethanol being big in size passes through the bed without getting into the pores of molecule save. तो जो है इथेनॉल सीधा ही निकल जाएगा, वाटर को वो पकड़ लेगा, मतलब वाटर का लविंग है। डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आप केमिस्ट्री की बुक्स में देखना तो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे टाइम के साथ साथ। द लाइफ ऑफ मॉलिक्यूल शिप, तो जो लाइफ ऑफ 5 से 7 साल तक जो है वो उसकी लाइफ रहती है। द RS इज फेड टू कॉलम कंसंट्रेशन एंड हीटिंग, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो इज फेड टू द कॉलम फॉर द कंसंट्रेशन एंड हीटिंग। तो हम रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो टॉप वेपर्स की बात कर रहा है, उसमें फेड कर रहे हैं ताकि जो है इसमें हीट जो है प्रॉपर हीटिंग हो जाए। सुपर हीटेड वेपर इज फेड टू द सेम कॉलम। ये वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि हमने जो है वेपर लिए, उसको सेब में डाला, सेब में हमने जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्प्शन को अलग कर दिया, जो है मॉइस्चर हमने एब्जॉर्व कर लिया। वहाँ पे वैक्यूम भी लगा होता है, क्योंकि कैसे देखो हर चीज़ अपने आप तो जाती नहीं है, उसको धकेला जाता है। ये केमिकल प्रोसेस क्या है कि किसी चीज़ को धकेल के उसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे वैक्यूम क्या करता है कि उसको खींचता है। वैक्यूम का मतलब
नेगेटिव है वो एयर को बाहर निकालेगा और पूरे पूरे कॉलम में वैक्यूम होगा, तो कि वो सेव से जो मॉलिक्यूल एथेनॉल के नहीं है वो जल्दी से एक्सट्रैक्ट होके आपके टैंक में हो जाए, टैंक में जो है आपके सेव जो है स्टोरेज में चले जाएँ। ठीक है, स्टोरेज में जा सकते हैं, जहाँ फिर अगर उनको लगता है कि अच्छे से नहीं हुआ है रिसाइकिल तो उसको रिसाइकिल भी ले सकते हैं। Ethanol 99.6% is obtained from the save column. So this is the basic process I'm explaining, the molecular save. What is molecular save? Dehydration. This is the process. आपका यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लियर है। पहले तो आपका जो है ये 1 नंबर सेव है लगा हुआ, 2 नंबर सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम लगी है, स्टीम ये कॉलम दे रखा है, जैसे आरसी कॉलम है, आरसी कॉलम जो वेपर गए हैं उसको एक अलग से एक सिस्टम सेट किया होता है, ठीक है। उसमें स्टीम लगा रहे हैं, तो स्टीम लगाने के बाद एक प्रॉपर टेम्परेचर आने के बाद, सपोज करो यहाँ से टेम्परेचर 130 बॉटम है, तो इसके वेपर का टॉप का टेम्परेचर रहेगा अप्रॉक्स 78 पे ही हमें अलग करना है, 78 तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान लो कि कम हो रहा है, सेपरेशन नहीं हो रही है, तो हम इसको यहाँ इसमें डालेंगे। तो इसमें जो है स्टीम यहाँ पे भी लगाते हैं, सेम में इसमें भी लगाते हैं स्टीम की लाइन रहती है, और स्टीम की लाइन जो है यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम की लाइन रहेगी, रेड वाली जितनी भी लाइनें हैं सारी स्टीम की हैं। तो क्या है कि जो स्टीम लग रहा है उसका जो एक्सट्रैक्शन है, स्टीम रेड लाइन का मतलब है कि इसमें स्टीम भी लग रहा है, और स्टीम जो है वो शेल साइड में लग रहा है, और जो अंदर ट्यूब साइड में है वो आपका ENA विच विल बी सेपरेटेड इन सेव A एंड B। तो सेव A और B में जाएगा, उसके बाद जो है आपका बॉटम से जो है स्टीम कंडेंसेट निकल जाएगा। स्टीम कंडेंसेट जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो रीजनरेशन जो है यहाँ पे ड्रम में चला जाएगा, जहाँ पे जो है आप इथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिकली मॉलिक्यूल सेव डिहाइड्रेशन सिस्टम। अब फ्लो डायग्राम रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड MSDH। तो जैसे मैंने बुलाया था कि मल्टी सेव डिहाइड्रेशन कॉलम जो हमने यूज़ किया है उसका एक प्रोसेस डायग्राम है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं इसको आप डायग्रामेटिकली भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। कि सबसे पहले क्या होता है कि मोलेसिस फ्रॉम द शुगर सेक्शन। तो आइए मोलेसिस का है, तो मोलेसिस का बता देता हूँ कि मोलेसिस सेक्शन से वो पिट में ले लिया जाता है। मोलेसिस पिट होता है, उसकी एक कैपेसिटी रहती है। मान लो शुरू में आपका जो है कोई प्लांट है, तो उस हिसाब से जैसे 2.5 लाख का फर्मेंटर है तो उस हिसाब से पिट बनाया जाता है। तो फिर उसको जो है आपका मोलेसिस बल्क स्टोरेज टैंक में लिया जाता है। और इसमें क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इतनी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई रहती है, इसमें जो है बैक्टीरिया आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं करता। तो इसको जो है मोलेसिस डे टैंक में डाल दिया जाता है। मोलेसिस डे टैंक के बाद तो ये है प्रोसेस वाटर जो है, प्रोसेस वाटर जो है वो DM वाटर नहीं है, वो जो है आपका RO वाटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिक्स करने के लिए। तो वोट क्या है कि जब ये मिक्स हो जाता है तो इसमें क्या रहता है कि जो ईस्ट प्रोपोगेशन है उसका सिस्टमेटिक रहता है। मान लो कि ईस्ट प्रोपोगेशन है, आपने स्पार्जिंग से एयर दे दी, एयर की डिज़ायर क्वांटिटी रहती है एज पर ईस्ट ग्रोथ। ईस्ट ग्रोथ के साथ कितनी ईस्ट की ग्रोथ करानी है, जो सेल्स रहते हैं नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेल्स, मान लो कि 150, 170, 200, 200, तो जितने भी रहेंगे वो उस हिसाब से जो है आपका प्रोसेस वाटर। मान लो कि आपको चाहिए 150, शुरू में 150 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, लेबोरेटरी कल्चर लिया, लेबोरेटरी स्केल पे एक अगार लिया, अगार के हमने ईस्ट कल्चर तैयार किया। तो हम एक तरफ से वोट डाल रहे हैं, मतलब उसको वाटर मिक्स करके। मान लो कि कैलकुलेशंस आई विल बी टेलिंग, कैलकुलेशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर ले, फिर विल बी डूइंग द कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेशन आर नॉट अ बिग थिंग बट द प्रोसेस विच हैज़ टू बी वेरी केयरफुल टू बी नोटेड डाउन और टू बी अवेयर ऑफ इट। तो वोट में क्या रहता है कि A, B और C तीनों जो है सेक्शन रहते हैं हमारे जो है, इसमें ईस्ट वेसल सीरीज रहती है, अलग अलग सीरीज रहती हैं। फिर उसको जो है जैसे मान लो कि सेल आ गए हमारे पास, वी विल बी चेकिंग एनालाइजिंग इन द लैब। 150 के करीब हमारे पास सेल आ जाते हैं। सेल आने के बाद क्या है कि एयर स्पार्जिंग उसको कराया जाता है, क्योंकि दिस इज एरोबिक प्रोसेस। जब आप ईस्ट को ग्रो करेंगे, इट इज़ एरोबिक प्रोसेस एंड इट विल बी ग्रोइंग इन द एरोबिक वे। सो अल्टीमेटली तो एरोबिक प्रोसेस वुड बी देयर। तो एरोबिक प्रोसेस रहता है इसका। एरोबिक प्रोसेस में क्या रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईस्ट की ग्रोथ हो, तो एज़ पर एंजाइम जो इसमें ईस्ट की ग्रोथ कराई जाती है। लैब पहले लेबोरेटरी स्केल पे कराया जाता है, फिर आपका जो है प्री फर्मेंटर में इसको डाला जाता है। प्री फर्मेंटर में भी आपके 150 से 200 के बीच में जब आपके नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं तो उसमें जो है प्री फर्मेंटर में ले लिया जाता है। इसी वोट को जब हमारे पास सेल ग्रोथ पूरा हो गया, अप्रॉक्स 300 के करीब जो है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जो है माइक्रोन पर सेंटीमीटर जो आ जाते हैं, फर्मेंटर में डाल दिए जाते हैं। फर्मेंटर से आपका जो है, फर्मेंटर में जब आपके आ जाते हैं तो ये आपका फर्मेंटेशन वॉश टैंक है जो,
जो फर्मेंटेशन वॉश टैंक है, फर्मेंटर से जितने भी फर्मेंटर रेडी हो जाएंगे फर्मेंटर में डाल दिए जाते हैं विद इन 48 आवर्स, टेम्परेचर अप्रोक्स 32 टू 34 डिग्री मेंट टू बी मेंटेन देयर। एंड जो इसके अंदर सेल, डेड सेल रहते हैं, वो उसको बोलते हैं स्लज। जो डेड सेल हैं वो एक अलग टैंक में जो है सेटलिंग स्लज में डाल दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब ये रिएक्शन होता है तो आपने कभी आप बेसिक रिएक्शन क्या होता है कि अब ग्लूकोज से जो इथेनॉल बनाने का प्रोसेस है उसमें CO2 तो निकलेगा ही, तो CO2 स्क्रबर के द्वारा CO2 प्लांट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो CO2 प्लांट में भेज दिया जाएगा। और जो हीट स्लज है उसको जो रिसाइकिल करते हैं कंपोस्ट के लिए, बायो कंपोस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मैंने बताया था कि स्पेंट वॉश है जो निकलेगी वो हम मिथेजेनिक प्रोसेस है, और कुछ जो है हम स्प्रिंकलिंग करवा देते हैं। स्प्रिंकलिंग करवाने के बाद जो है वहाँ पे उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुखाया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर उसको दिया जाता है ताकि वो खाद के रूप में यूज़ किया जा सके। तो ये फर्मेंटेड वाश रेडी होने के बाद डिस्टिलेशन सेक्शन में हम डाल दिया जाता है। डिस्टिलेशन सेक्शन मैंने आपको बताया ऊपर कैसे ये सेक्शन है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में क्या रहता है कि जैसे मान लो कि 100, अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या है, हमारे पास बियर बेल रेडी है, मान लो 10%, 8% जितना भी अल्कोहल है हमारे पास, वो आपका जो है पहले सीधा ही फर्मेंटेड वाश को एनालाइजर कॉलम में डाला जाता है। एनालाइजर कॉलम से जो है आपका स्पेंट वॉश निकल जाता है। उसके बाद इसके जो वेपर हैं वो आपको प्री रेक्टिफाइड में फीड हो जाते हैं। प्री रेक्टिफाइड से स्पेंटलिश जो निकलती है, ठीक है, वो आपकी जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चली जाती है। और जो फ्यूजल ऑयल निकलेगा वो फ्यूजल ऑयल कॉलम में चला जाता है, वहाँ से फ्यूजल ऑयल अलग हो जाता है। ये स्टीम जो है यहाँ पे कॉलम में स्टीम एज पर डिज़ायर, क्योंकि जो इसका जो वेपर सेपरेशन का टेम्परेचर रहता है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हाई फ्यूजल ऑयल है, लोअर फ्यूजल ऑयल है, तो ये 135 पे भी अलग होते हैं, 125 पे भी अलग होते हैं। तो ये इस हिसाब से कॉलम में स्टीम लगाया जाता है ताकि ये अलग हो जाए। इसकी टेस्टिंग कंटिन्यूसली लैब में रहती है। तो नेक्स्ट इज प्री रेक्टिफाइड से जब प्री रेक्टिफाइड में चला जाएगा फिर इट विल गो टू द एक्स्ट्रा डिस्टिल कॉलम। एक्स्ट्रा डिस्टिल में कि 1:9 का जो है वाटर ऐड किया जाता है, सॉफ्ट वाटर ऐड। यहाँ पे डिस्टिलेशन में बी केयरफुल, देयर विल बी डीएम वाटर विच वी कंडक्टिविटी शुड बी लेस देन 1 विल बी यूजिंग ओवर हियर। तो यहाँ से जो वेपर निकलेंगे ईडी के, इट विल बी फेड टू द रेक्टिफाइड एंड फ्रॉम रेक्टिफाइड्स टू इम्प्योर स्पिरिट वेपर टू कंडेंस होने के बाद जो है इम्प्योर स्पिरिट जो है इम्प्योर स्पिरिट टैंक जो है वहाँ चले जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ईडी कॉलम जो है, ईडी कॉलम में चला गया, प्री रेक्टिफाइड से एक्स्ट्रा डिस्टिल किया गया। एक्स्ट्रा डिस्टिल के वेपर जो है हमने रेक्टिफाइड में लिए। रेक्टिफाइड में जो वेपर जो वहाँ से निकलेगा 130 बॉटम का टेम्परेचर होएगा, ठीक है, वहाँ से जो हम स्टीम इसको कंटिन्यूसली देते रहते हैं। और क्या है कि यहाँ पे रेक्टिफाइड जो यहाँ पे आने के बाद रेक्टिफाइड वेपर निकलेंगे, फीड तो लग गया इसको, ईडी का फीड लग रहा है। रेक्टिफाइड वेपर जो वेपर निकलेंगे वो आपके जो है कंडेंस होके जो है सिमरिंग कॉलम में चले जाएंगे। ये देखो सिमरिंग कॉलम है, सिमरिंग रेक्टिफाइड वेपर जो सिमरिंग कॉलम में जाएंगे। और कुछ जो है कंडेंसर में कंडेंस हो गए, ये जो इथेनॉल निकला है वो अलग हो जाएगा। जो सिमरिंग में जाएगा वो आपका सिमरिंग के बाद फाइनल ईएनए एक्सट्रैक्शन ले लिया जाता है। दिस इज द कॉमन प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज द जनरल प्रोसेस। तो अब इफ़ आई विल गो इन द डीप सेक्शन में जाए तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट को हमने क्या रहता है कि इंटीग्रेटेड कई प्लांट हमारे पास ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो मॉलिक्यूल सीव नहीं लगा है तो उसको जो है रेक्टिफाइड के वेपर को इवेपोरेटर कॉलम में जो है वो आपके शेल साइड में यूज़ कर लेते हैं एज ए हीट एक्सचेंज। तो शेल साइड में यूज़ करके जो है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम भी लगा होगा, तो क्योंकि आरसी के वेपर है तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई जो कंडेंस हो जाएंगे, जैसे मान लो कि इतने टेम्परेचर है टॉप का 130 145, तो आके यहाँ पे कंडेंस होने के बाद एक रिफ्लक्स टैंक में चले जाएंगे, वहाँ से हम रीफेड कर सकते हैं रीरेक्टिफाइड को। तो एज ए मीडियम यूज़ करते हैं, स्टीम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे वी विल यूजिंग स्टीम इवेपोरेटर कॉलम में स्टीम लगाई, तो जो इसके ईएनए के सुपर हीटेड जो आपके वेपर निकलेंगे, सुपर हीटेड वेपर्स दैट विल बी आल्सो सेंडिंग टू द मॉलिक्यूलर शेप। वो भी हम मॉलिक्यूल शेप में, ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाए। टेम्परेचर और प्रेशर जो स्टीम का है उस हिसाब से होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल शेप में जब भी कोई वेपर जाएगा इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड वेपर। तो सुपर हीटेड वेपर जहाँ से वैक्यूम लगा होता है, वैक्यूम से जो है हम जो इसका सर्कुलेशन रहता है, जैसे वीक मान लो कि कंडेंस होने के बाद कुछ अल्कोहल वीक रहेगा, हमने टेस्टिंग कर ली वीक स्प्रेड है तो उसको सर्कल में डाल के द्वारा रिसर्कुलेट किया जाता है अंटिल विल बी गेटिंग इथेनॉल इन द इथेनॉल टैंक और रिसीवर टैंक। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। So
This is the basic process. So I will like to thank you for watching this video. Please share it with as much as people so that they will be getting the knowledge, and I will be making next session of it as soon as possible. Thank you very much. Bye bye. Jai Hind.